नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी तक मैं आपको हिंदी साहित्य विषय में उपन्यास की चर्चा कर रही थी और आज एक अलग विषय लेके आई हूँ। वह है हमारे हिंदी व्याकरण का अलंकार। कई सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि मैं व्याकरण टॉपिक पे तैयार करूँ अपना विषय, तो आज मैं इसी के लिए आज अलंकार विषय लेके आई हूँ। तो चलिए अलंकार में हम आज शब्द अलंकार विषय की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए आइए अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि अलंकार क्या है। तो अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। पहला है अलम प्लस कार, तो ये मिला के बनता है अलंकार। तो अलम का जो अर्थ होता है वह होता है आभूषण और कर का अर्थ होता है सुसज्जित करने वाला। अब इसकी परिभाषा क्या है? जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो कवि लोग होते हैं वह अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो उसे ही जो है अलंकार कहा जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। अब जो है वो अलंकार जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा जो होता है वो उभय अलंकार। तो आज जो हम हैं इसके पहले अलंकार की चर्चा करेंगे, वह है शब्दालंकार। आज हम इसी विषय पर अपना तैयारी करते हैं। शब्दालंकार भी जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, शब्द प्लस अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है कि किसी काव्य को कोई विशेष शब्द रखने से सौंदर्य आए और कोई पर्यायवाची शब्द रखने से वह लुप्त हो जाए तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ पे काव्य में शब्दों पर जोर दिया जाता है, शब्द का कोई सार्थक मीनिंग होता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार भी है जो है वो अलग अलग चीज़ है, उसमें वो उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये 3 जो है वो शब्दालंकार के अंदर आते हैं। तो इस तरह के भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि शब्दालंकार के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि ये तीनों आते हैं। कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि श्लेष अलंकार जो है वो कौन से अलंकार के बीच में आता है। तो ये सब भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अगला है अनुप्रास अलंकार। तो अब शब्दालंकार के जो सबसे पहले आता है वह होता है अनुप्रास अलंकार। पहले हम इसी की चर्चा करते हैं। तो अनुप्रास शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है, अनु और प्रास। तो यहाँ पर जो है वो अनु शब्द का मतलब होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। अर्थात कि जिन काव्य में जिस वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो, अर्थात कोई वर्ण 1 से अधिक बार आए, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। काव्य में जहाँ पे भी किसी शब्द की बार बार अनुवृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, बार बार लिखा हुआ आए, वहाँ जो होता है वो अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब यहाँ पर जो है वो च वर्ण जो है, देखो चारु, चंद्र, चंचल कितनी बार? 3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार जो है वो
बार बार रिपीट हुआ है, च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो इसी तरीके से काव्य में जहाँ भी वर्णों की आवृत्ति मिले वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। अब एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। तरिणी तनुज तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर जो है वो त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तरणी में है, तनुजा में है, तट, तमाल, तरवर, तो त वर्ण जो है वो 5 बार प्रयोग में आया है। तो इसी तरीके से जैसा हमें मिलेगा हम उस हिसाब से अलंकार बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो अनुप्रास अलंकार है। अब एक और उदाहरण देखते हैं, वह है रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर जो है वो र वर्ण की आवृत्ति जो है वो बार बार हो रही है और प वर्ण की भी हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। अगला वही उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो च वर्ण की आवृत्ति है। अगला है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। म वर्ण की आवृत्ति जो है वो यहाँ मैया में, मोरी, मैं, माखन आदि शब्द में हुआ है, तो यहाँ जो है वो म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अगला है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहाँ पे क शब्द की आवृत्ति 3 बार हुई है, तो यह भी जो है वो अनुप्रास अलंकार है। तो जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति हमें बार बार मिले वहाँ पे क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। अब अगला हम देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार में भी हमें कई सारे भेद देखने को मिलते हैं। अनुप्रास अलंकार के कई सारे भेद हैं। पहला है छेका अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटा अनुप्रास अलंकार और है अनंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले छेका अनुप्रास क्या है? जहाँ पर स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की आवृत्ति एक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं हम। रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। यहाँ पे रीझी रीझी, रहसी रहसी, हंसी हंसी, तो ये शब्द जो है अनेक व्यंजनों की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है, तो यह जो है वो छेका अनुप्रास है। सांसे भरी आंसू भरी कहत दई दई, तो यहाँ पे जो है दई दई भी आवृत्ति हुई है, तो यहाँ छेका अनुप्रास है, जहाँ पे क्रम से एक साथ ही एक बार में ही जो है एक साथ 2 व्यंजनों की, एक ही व्यंजन की 2 बार आवृत्ति हुई है, तो वह होता है हमारा छेका अनुप्रास अलंकार। अब अगला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखते हैं हम, जैसे चामर सी, चंदन सी, चंद सी। यहाँ पर जो है वो एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो रही है। सी की आवृत्ति जो हम देखेंगे बार बार हो रही है। चांदनी चमेली चारू चंद सुघर है, तो यहाँ पे च वर्ण की जो है वो भी आवृत्ति बार बार हो रही है और अनेक बार हुई है। अब अगला है हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। जहाँ शब्द और वाक्यों की आवृत्ति हो तथा प्रत्येक जगह पर अर्थ भी वही पर अन्वय के भिन्नता आ जाए वहाँ लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो वहाँ लाटा अनुप्रास होता है।
यहाँ पे है जैसे कि तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। अब यहाँ पे देखो मैं जो है ना अब यहाँ पे हमें तेग बहादुर दोनों लाइनों में मिला है। हाँ वे ही थे गुरु पदवी थी, मतलब एक ही वाक्य जो है वो दो दो बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो लाडानुप्रास है। वर्णों की हमें आवृत्ति जो है वो खंड के रूप में दो बार हमें मिल रही है। अब अगला है अनंत्या अनुप्रास। तो ये क्या होता है? जहाँ अंत में तुक मिलती हो वहाँ अनंत्या अनुप्रास होता है, जहाँ पे तुकबंदी का प्रयोग होता है। लगा दी किसने आकर नाग, कहाँ था तू संशय के नाग। अब यहाँ पे जो है तुकबंदी क्या मिली हुई है? आग है लास्ट में और दूसरी वाली लाइन में नाग। तो ये जो है वो तुकबंदी मिली हुई है, तो यहाँ पे अनंत्या अनुप्रास है। अगला है श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। ये लास्ट ही है। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। नाम से ही जैसे कि ज्ञात हो जाता है, श्रुत्य सुनने में जो मधुर लगे। इसका उदाहरण है दिनांत था, थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। तो ये जो है वो कृष्ण जी के बारे में कहा गया है। तो सुन के ही बहुत मधुर लग रहे हैं ये लाइनें। मीनिंग जब हमें पता हो तो बहुत ही मधुर लगते हैं कि दिनांत थे दीनानाथ डूबते, सधेनु आते, गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पे श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। अब अगला लेते हैं हम यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है? यमक का शब्द जो होता है वो होता है, यमक का मीनिंग दो। यमक का अर्थ दो होता है। काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ जो होता है वो यमक अलंकार होता है। तो एक ही शब्द जो है बार बार, दो बार आए, तीन बार आए, परंतु उनके अर्थ हमें भिन्न भिन्न प्रकट हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। अब इसका एक उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। तो यहाँ पे जो है हम देखें कि बेर शब्द का प्रयोग जो है वो दो बार हुआ है। बेर खाती थी और बेर खाती थी। तो पहले वाले बेर का मतलब जो है वो है समय, कि वो 3 बेर खाती थी, यानी दिन में 3 टाइम खाती थी। और दूसरे वाले बेर का मतलब है फल, यानी वो बेर खाती थी। तो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। तो ये यहाँ पे बेर शब्द के दो मीनिंग हो जाएंगे, एक फल हो जाएगा और एक समय। तो यह जो है वो यमक अलंकार है। अब एक अगला उदाहरण देख लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे जो घटा शब्द है उसका प्रयोग दो बार हुआ है। तो पहले घटा शब्द का अर्थ जो होता है काली घटा, घटा का मतलब होता है बादल, और दूसरी घटा का मतलब होता है घमंड घटा, यानी कि इसका घमंड घट गया, कम हो गया। तो यहाँ पे शब्द तो एक ही है घटा, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। तो वहाँ क्या होता है? यमक अलंकार होता है। अब एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। तो यहाँ पे जो है वो कनक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है कि पहले वाले कनक का अर्थ जो है वो है सोना और दूसरे वाले कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पे मतलब अर्थ इसका ये निकलेगा कि सोना जिसको मिल जाता है वह भी बौरा जाता है, पागल हो जाता है खुशी से, और जो धतूरा खा लेता है, दूसरे वाले कनक का मीनिंग होता है धतूरा, तो जो धतूरा खा लेता है वह भी बौरा जाता है, यानी पागल हो जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, यहाँ पे जो है एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग है, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं।
अब इसके कुछ दूसरे उदाहरण ले लेते हैं। एक तो वही है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। तो सोना हो गया पहले वाले का अर्थ और दूसरे का धतूरा। अगला लेते हैं, हे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीन्ही। तो यहाँ पे पहले कवि का मतलब है वो कवि का नाम, यहाँ पे कवि बेनी प्रवीण जी के बारे में बोल रहे हैं। और दूसरे बेनी का अर्थ है बालों की चोटी। तो यहाँ पे बेनी के 2 मीनिंग है, तो यहाँ यमक अलंकार है। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ रति का जो अर्थ होता है वह होता है, पहले वाली रति का अर्थ है तनिक यानी थोड़ा सारा, और दूसरे जो रति है उसका अर्थ है कामदेव की पत्नी। तो रति रति शोभा सब रति के शरीर की, तो थोड़ी थोड़ी तनिक तनिक रति की शोभा जो है वो सारी किसकी है, वो रति की, यानी कामदेव की पत्नी जो है रति के शरीर की, रति की सारी शोभा है। अब हमारा अगला जो है वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो काव्य में जैसे कोई एक ही अर्थ हो, एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं, अर्थात काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके अर्थ जो होते हैं वो एक से अधिक प्रकट हो, तो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए परंतु उसके अर्थ अलग अलग निकले, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण हम ले लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। अब इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि रहीम ने इस पंक्ति में जो है इसमें पानी तो एक ही बार लिखा है, लेकिन पानी के जो अर्थ है वो सब जगह अलग अलग प्रयोग हुए हैं। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कहते हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता अर्थात पानी होना चाहिए। दूसरे पानी का अर्थ है आभा, तेज या चमक, जिसके बिना मोती का मूल्य शून्य है। मोती की जो है वो आभा, चमक हमेशा होनी चाहिए, तो मोती के अंदर पानी होना चाहिए। तीसरा है पानी का अर्थ जो है वो जल से है, यानी पानी से ही है, जिसे आटा में यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है कि जब हम उसे आटे में सानते हैं तो वो आटा जो है वो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम बन जाता है। तो पानी का अर्थ जो है हो गया वो मोती हो गया, मानुष हो गया, आटे के संदर्भ में अलग अलग लिया गया है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्यह्रास होता है। तो यहाँ पे हमने पानी के जो है वो 3 अलग अलग अर्थ देखे, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण लेते हैं हम, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। तो यहाँ पे जो है वो कलियाँ शब्द जो है इसके 2 अर्थ बनते हैं। पहला कली जो होता है वो फूल के खिलने से पूर्व की अवस्था कली, और दूसरा जो है वो यौवन से पूर्ण की अवस्था, यौवन से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम कली ही कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, मंगन को देख पट देत बार बार है। अब यहाँ पे पट शब्द का जो है वो 2 अर्थ है, एक होता है वस्त्र और दूसरा होता है दरवाज़ा। तो जहाँ पे शब्द तो एक ही बार आया है परंतु उसका मीनिंग, उसका अर्थ अलग अलग हो,
तो उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोय, जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुति होय। तो यहाँ पे जो है हरित शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। हरित शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है हर्षित यानी प्रसन्न होना, और हरे रंग का। तो यहाँ पे हरित शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक शब्दालंकार, जो कि अलंकार के अंदर जो है वो दो टॉपिक हमें मिलते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, यही दो मेन होते हैं। तो आज जो है मैंने वो शब्दालंकार के बारे में आप सभी को बताया है। तो आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ना दबाना भूलें। आपके पास अगर कोई सुझाव हो और या मेरी वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।